हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको हम काफ़ी गहराई के साथ जो है अंडरस्टैंड करेंगे। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर जो है थोड़े दिनों के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और उसी तरह इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है वो मेरे सेकंड चैनल के अंदर जो है अपलोड किया जाएगा। तो आप वहाँ पे जो स्टूडेंट को हिंदी के अंदर प्रॉब्लम है, इंग्लिश का लेक्चर देखना चाहते हैं, तो वो इंग्लिश का लेक्चर जो है मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल के अंदर अवेलेबल है। और उसी तरह कोई ब्रीफ लेक्चर जो है नेचर एंड स्कोप का देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे शशि अग्रवाल चैनल के अंदर जो ब्रीफ लेक्चर जो है, जो एग्ज़ाम के अंदर बताता है कि कितना टू द पॉइंट लिखना है, वो लेक्चर भी मेरे शशि अग्रवाल चैनल के अंदर जो है अवेलेबल है। और इंग्लिश लेक्चर जो है आपको यहाँ पे नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जो है शशि अग्रवाल चैनल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, नेचर का अर्थ होता है कि जो अर्थशास्त्र है इसकी प्रकृति क्या है, क्या ये साइंस है, क्या ये आर्ट है। स्कोप का अर्थ होता है कि जो इकोनॉमिक्स है इसकी बाउंड्री क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, इसका मतलब क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है जिसके अंदर क्या है कि हम ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, और वो ह्यूमन बींग्स एक्टिविटीज़ को हम वो जो मानव है उसकी उन एक्टिविटीज़ को हम स्टडी करते हैं जिसके द्वारा जो उनकी इच्छाएं होती हैं अनगिनत होती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं जिनकी इच्छाएं बहुत सारी हैं लेकिन उसके साधन सीमित हैं, तो वो किस तरह से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ करके सेटिस्फाई करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है कि देखो, जो हमारी वांट्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन को हम किस तरह से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, और उसी तरह हम वेलफेयर को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसके द्वारा हम एफिशिएंट कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उनको हम किस तरह से एलोकेट करके जो है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया से ड्राइव किया गया है, जिसके अंदर हम दो पार्ट्स के अंदर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ओकियो का अर्थ होता है हाउस, नीमन का अर्थ होता है मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स को जो अर्लियर ये समझा जाता था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड्स, के लोगों के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होती हैं लेकिन हमारी जो इच्छाएं होती हैं अनलिमिटेड हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद द लिमिटेड फंड्स। इकोनॉमिक्स जो एक सोशल साइंस है जिसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको किस तरह से हम एलोकेट करते हैं ताकि हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें। और जे.एन. केन्स ने अपनी बुक स्कोप एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जो है कि जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, नेचर क्या है, इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स। देखो, यहाँ पे जब हम अर्थशास्त्र कहते हैं भाई इकोनॉमिक्स है क्या चीज़, तो मिसिस वुडन कहती है कि जहाँ पे 6 अर्थशास्त्री बैठे हैं तो वहाँ पे 7 ओपिनियन होगा, क्योंकि हर एक अर्थशास्त्री का अपना ओपिनियन है, वो अपने ढंग से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देता है। एरिस्टोटल जो है इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एंड हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है। साइंस जो होती है दो तरह की होती है, एक नेचुरल साइंस है, एक सोशल साइंस है। तो इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो है कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं जिसके द्वारा हम अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन हुआ, ये हम ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल को जो है कहते हैं कि उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी थी वो ये मानते थे कि जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है दैट इज़ कन्फाइंड टू हाउस होल्ड।
और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एडम स्मिथ है, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, 1776 के अंदर क्या है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है डैट इज़ इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम उन सारी एक्टिविटीज़ को स्टडीज़ करते हैं जिनका रिलेशन जो है प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के साथ है। और यहाँ पे जब हम साइंस ऑफ वेल्थ का मतलब कहते हैं तो किस तरह से हमने देश को जो है उसकी वेल्थ और रिचनेस को इंक्रीज़ करना है। एडम स्मिथ के जो फॉलोअर थे, जो भी उनकी इस बात से सहमत थे, जे.बी. से, जे.एस. मिल एंड W.S. जेवंस। जे.एस. मिल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेट इनटू द नेचर ऑफ द वेल्थ एंड लॉ ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मार्शल, जे.एस. मिल, पिगू एंड कैनन, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर जो है कि जो उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जिसके द्वारा मटेरियल गुड्स को प्राप्त किया जाता है ताकि मटेरियल वेलफेयर को इंक्रीज़ किया जा सके। जो मार्शल है, उन्होंने बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well-being। तो जो मार्शल की डेफिनेशन है वो वेलफेयर डेफिनेशन है, जिसके अंदर क्या है कि जो लोग सोसाइटी में रहते हैं हम उनकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं जिनके अंदर क्या है कि वो मटेरियल चीज़ों से किस तरह से हम अपना जो है वेलफेयर इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं स्केर्सिटी डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय लॉर्ड रॉबिन्स, मैंजर, पीटर एंड इंग्लिश इकोनॉमिस्ट स्टिगलर एक्सप्रेस देयर व्यूज़ but examined in detail by Professor Robbins in his book Essay on the Nature and Significance of Economic Science in 1932। तो इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है एक साइंस है जिसके अंदर जो है हमारे जो मीन्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो लिमिटेड मीन्स हैं उनको हम किस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरह से हम जो है सेटिस्फाई करते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड द स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है लेकिन उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो किस ढंग से क्या है कि हम उनको जो है एलोकेट करते हैं ताकि हम जो अपनी सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। और उसी तरह देखो जो लॉर्ड रॉबिन्स है वो कहते हैं कि दोज एफर्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग विच दे स्टडी अंडरटेक टू स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं लेकिन उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो किस ढंग से वो एलोकेट करते हैं ताकि अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए। तो देखो यहाँ पे जैसे वांट्स है, वांट्स के बेसिस पे क्या होता है कि एफर्ट्स किए जाते हैं, एफर्ट के बेसिस पे क्या होता है कि वेल्थ जनरेट होती है जिससे हम अपनी जो इच्छाएँ होती हैं उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। तो ये एक साइकिल बन जाता है क्योंकि एक इच्छा को पूरी करते हैं फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इकोनॉमिक सर्कल जो है जो क्योंकि अर्थशास्त्र की जो स्कोप है उसके अंदर बिगिनिंग भी है और एंड भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी वांट से ये शुरू होते हैं और किस तरह से क्या है कि हम अपनी वेल्थ को जनरेट करते हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरे के लिए शुरू हो जाता है। तो मॉडर्न एज जो है डैट इज़ द एज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करना है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करना है बाय रिमूविंग द पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनक्वालिटी ऑफ वेल्थ। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो है ग्रोथ एस्पेक्ट के ऊपर जो है इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है इसके सब्जेक्ट मैटर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सैमुअल्सन, बोल्डिंग, लेफ्टविच कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को स्टडी करते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर देखो क्या है कि एक्टिविटी जो होती है दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन,
कंजम्पशन एंड एक्सचेंज के साथ कंसर्न होती है। इकोनॉमिक्स जो है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, और एक्सचेंज के अंदर क्या है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग है, फैक्टर प्राइसिंग जो है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन और उसी तरह ही देखो जो कंजम्पशन है उसके अंदर है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि नेचुरली यहाँ पे हम चीज़ों को जो है फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनकी यूटिलिटी को इन्हांस करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनकी हेल्प से क्या होता है कि हम चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो एक्सचेंज है जिसके अंदर हम सेल एंड परचेज के द्वारा जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और इसके अंदर दो चीज़ें कवर हो जाती हैं कि जैसे प्रोडक्ट है उसकी प्राइस किस तरह से फिक्स होती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है, क्या वो मोनोपोली है, क्या वो परफेक्ट कंपटीशन है, क्या वो ओलिगोपोली है, किस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है प्राइस डिटर्मिन होती है। और उसी तरह क्या है कि जैसे हमें पता है कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, तो यहाँ पे जो नेशनल इनकम होती है इनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लैंड को जो है रेंट मिलता है, लेबर को जो है वेजेस मिलती है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं इसका उद्देश्य क्या है। अब देखो रैगनर फिश के मुताबिक क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी हम किस तरह से प्रॉपर एलोकेशन कर सकते हैं और रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो देखो रिसोर्सेज को अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर हम किस तरह से एलोकेट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इनका एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और जब हम प्रॉपर एलोकेशन की बात करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है, और जब हम एफिशिएंट यूज़ की बात करते हैं तो इट इज़ कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रो जिसका अर्थ है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड द मार्केट्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल, कंज्यूमर, हाउस होल्ड, फर्म एंड इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं। और जनरली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ कंसर्न होती है। इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं किस तरह से वो रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं। इसके अंदर कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फर्म का बिहेवियर, फैक्टर की प्राइसिंग को हम स्टडी करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइसिंग and the economic welfare, that is all covered under the microeconomics. Now we will focus on what is the meaning of macroeconomics. Macroeconomics जो है ग्रीक शब्द मैक्रो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बड़ा। तो मैक्रो के अंदर क्या है कि देखो हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो मैक्रो जो है वो फोकस करती है स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड दी एवरेजेस। तो यहाँ पे हम इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम क्या है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्राइस लेवल क्या है, तो यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी की दृष्टिकोण से प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। टोटल आउटपुट क्या है, टोटल सेविंग क्या है, टोटल कंजम्पशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्योंकि वहाँ पे हम इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, कंज्यूमर, इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है डैट इज़ द प्राइस डिटर्मिनेशन, और मैक्रो के अंदर जो है डैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एज ए होल। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कवर्ड अंडर मैक्रो। हमने पहले माइक्रो के अंदर देख लिया क्या क्या स्टडी होता है। मैक्रो क्योंकि पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस होती है डैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस को स्टडी किया जाता है। नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल,
डिप्रेशन है, इन्फ्लेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड है, पब्लिक फिनांस है, मनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ट्रेड साइकिल है, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम जो है, हर जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर किस तरह का सिस्टम जो है प्रेजेंट है। तो ये 3 तरह का है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। देखो, कैपिटलिज्म जैसे कि यूएसए के अंदर पाया जाता है, यहाँ पे सब कुछ जो होता है डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटर्मिन होता है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो होती है बिल्कुल नामात्र होती है, और यहाँ पे लोग जो है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सब जो डिसीजन होते हैं दैट इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो सोशलिज्म होता है जैसे चाइना के अंदर है, तो यहाँ पे सब कुछ जो होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होता है। कोई भी व्यक्ति जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इंडिया के अंदर है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, ज्वाइंट सेक्टर भी है। सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और अदर जो होती है वो लोग जो है लोगों की इच्छा के ऊपर रखी जाती है। और उसी तरह ही नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जो इकोनॉमी है उसको रन करने के लिए जो है वेरियस पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसके अंदर मनी की सप्लाई को जो है कंट्रोल किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के साथ है। प्राइसिंग पॉलिसी जो है कि किस तरह से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनके लिए किस तरह से प्राइस फिक्सेशन है। और उस तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कि जो इकोनॉमी को डेवलप करना है तो क्या वो क्या जो है गवर्नमेंट जो है प्लानिंग बनाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग जिसके द्वारा हम इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, किस तरह से हम इंटरनेशनल लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं। तो ये सारी पॉलिसी जो है बनाई जाती हैं इकोनॉमी को रन करने के लिए। और उसी तरह ही नाउ वी हैव कवर्ड दी subject matter of the economics. Now we will understand what is the nature of the economics कि अर्थशास्त्र की प्रकृति है। क्या अर्थशास्त्र जो है साइंस है? क्या ये अर्थशास्त्र जो है आर्ट है? क्या साइंस है तो क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये नॉर्मेटिव है? तो इन सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस का अर्थ होता है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करना। साइंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमेना। जिसके अंदर क्या है, हम उसका कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। जैसे हमें पता है कि न्यूटन ने जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जिसके अंदर क्या है कि उसने देखा कि जो चीज़ ऊपर से गिरती है वो ग्रेविटेशनल वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जिसके बेसिस पे उसने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दिया। जब उसने देखा वो पोल के नीचे बैठे हुए थे तो एक एप्पल गिरा कि वो एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया। तो साइंस के अंदर कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। और उसी तरह अर्थशास्त्र के अंदर भी क्या होता है कि हम डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं और उसके फैक्ट को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। जो साइंस है, देखो साइंस के जो फीचर्स हैं कि यहाँ पे हम फैक्ट्स को गैदर करते हैं, फैक्ट्स को मेयर करते हैं, फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, फैक्ट की वैलिडिटी को हम चेक करते हैं। और उसी तरह हम साइंस के जो फीचर्स हैं उसके बेसिस पे क्या हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है एक विज्ञान है। तो देखो, अर्थशास्त्र के अंदर भी क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब वो डिसीज़न लेती हैं कि अब हमने प्राइस को रिड्यूस करना है, तो वो देखते हैं कि प्राइस रिडक्शन से लोगों की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। मेयरमेंट का अर्थ होता है कि यहाँ पे हम फैक्ट्स को मेयर करते हैं कि अगर हमने 10% प्राइस को रिड्यूस किया है तो कितने प्रतिशत जो है डिमांड इंक्रीज़ हुई है। और उसी तरह क्या है कि जब हमारे पास डाटा होता है तो यहाँ पे हम कॉज एंड कि जो रिड्यूस्ड प्राइस है, जो चेंज इन प्राइस है, ये कॉज है और उसका इफेक्ट क्या है, डिमांड के अंदर क्या चेंजेस आई हैं। और उसी तरह इन लॉ को चेक किया जाता है। यहाँ पे इनकी जो अजम्पशंस होती हैं उनके बेसिस पे चेक किया जाता है कि अगर ये असम्पशन के बेसिस पे अप्रूव हो जाते हैं तो ये वैलिड है, या इनके बेसिस पे जो हम प्रिडिक्शन करते हैं अगर वो ट्रू हो जाती है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड एक्सटेंड हो जाती है। और साइंस जो है 2 ब्रांचेस हैं, नेचुरल एंड सोशल साइंस। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नेचुरल साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है। और उसी तरह हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है
कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो एक साइंस है। वो कहते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसके अंदर क्या है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम फैक्ट्स को गैदर करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डाटा इकट्ठा करते हैं, उनको मेयर करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, ये साइंटिफिक लॉ है क्योंकि ये जो है इकोनॉमिक इवेंट्स के अंदर जो है रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, और प्राइस और जो डिमांड है उसके बीच में इन्वर्स रिलेशन है। और उसी तरह जैसे साइंस के अंदर जो है लॉ की हम वैलिडिटी को चेक करते हैं, तो अगर वो रियल अजम्पशन के बेसिस पे हैं तो उनकी प्रेडिक्शन सही आ जाती हैं। और उसी तरह जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी जो है रियल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। और इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है सिस्टमैटिक मैनर के अंदर और साइंटिफिक लॉज के बेसिस पे पढ़ते हैं। और उसी तरह जो अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है एक विज्ञान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री है उस तरह से ये साइंस नहीं है। तो यहाँ पे जो अर्थशास्त्री है उसके अंदर क्या है कि मतभेद है, डिफरेंस अमंग द इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो अर्थशास्त्री जो है, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे नेचुरल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके एग्जैक्ट लॉ होते हैं जो कि यूनिवर्सल उनकी एप्लीकेशन होती है और उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते, उनकी अगर अजम्पशन पूरी नहीं होती तो वो यूनिवर्सली जो है हम उनको जो है अप्लाई नहीं कर सकते। और उसी तरह क्वेश्चन जो है ये अराइज होता है क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है नेचुरल साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है। और उसी तरह क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक पॉजिटिव साइंस है। देखो पॉजिटिव साइंस का अर्थ होता है कि जो फिनोमिना है उसको डिस्क्राइब किया जाता है वो जैसे है। व्हाट इज़ पॉजिटिव साइंस इज दैट साइंस विच स्टडीज एन एक्यूरेट एंड ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट एज दे अकर, कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसी है। सीनियर मिल्टन, फ्रीडमैन एंड रॉबिन्स मानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है हमारा जो है ये एक जो है पॉजिटिव साइंस है। और इसी तरह क्या है कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ व्हाट इट वाज एंड व्हाट इट विल बी। और उसी तरह इकोनॉमिक्स को जो कहते हैं कि पॉजिटिव साइंस है, वो कहते हैं कि पॉजिटिव साइंस है, ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मेटिव साइंस का अर्थ होता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, पॉलिसी ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। तो देखो जब हम पॉजिटिव साइंस है तो ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि नॉर्मेटिव साइंस जो है इमोशनल है, क्योंकि ये लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, जो चीज़ जैसी है। देखो यहाँ पे किसी भी चीज़ का जैसे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव को हम अलग स्टडी, दो इशू हैं। जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर है तो हम काम को बांट करके लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नॉर्मेटिव पार्ट जो होता है वो पॉलिटिशियन का होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉजिटिव साइंस है तो यहाँ पे रियलिटीज़ को हम बेटर वे से स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है, जब वो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे डिस्क्राइब करता है, तो बिना किसी बाइसनेस के वो उसको डिस्क्राइब करता है। बट अगर नॉर्मेटिव हो जाएगी तो बाइसनेस आ जाएगी। और यहाँ पे जो थ्योरीज़ हैं वो जो फैक्ट्स होती हैं, जैसे डिमांड, प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है उसको बताया जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ये नॉर्मेटिव साइंस है, जैसे मार्शल, पीकू, हॉटरी एंड वॉल्फ, नॉर्मेटिव साइंस होती है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि ये व्हाट आउट बी, मतलब क्या हो, ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थी। अगर इसमें ऐसा होता तो ज़्यादा इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज़ हो सकता था। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा इकोनॉमिकल है और ज़्यादा रियलिस्टिक है, कि जो नॉर्मेटिव साइंस का लॉजिक देते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है डैट इज़ एन आर्ट। आर्ट का अर्थ होता है कि जो हमने सीखा है उसको हम प्रैक्टिकली किस तरह से जो है यूज़ करते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है, तो जेएम केन्स ये भी मानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। जैसे हमने कंसेप्ट्स पढ़े, उसको प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होती है उसको वहाँ पे हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, डैट इज़ एन आर्ट। मार्शल और पीकू जो है वो कहते हैं कि ये साइंस भी है और आर्ट भी है। वॉलरस, कॉर्नोट एंड रॉबिन्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक जो है साइंस है, आर्ट नहीं है, कला नहीं है।
और उसी तरह हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है आर्ट भी है, वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका ये सोल्यूशन किस तरह से हमने उसको अप्लाई करना है। तो ये रियलिस्टिक सिचुएशंस के अंदर जो इकोनॉमिक्स होती है उसको हम अप्लाई करते हैं, और ये हमारी अजम्पशन का प्रैक्टिकल बेसिस चेक करती है और इकोनॉमिक थ्योरीज़ को चेक करते हैं कि हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जो लोग कहते हैं कि आर्गूमेंट अगेंस्ट कि इकोनॉमिक्स जो है आर्ट नहीं है, तो वो कहते हैं कि साइंस और आर्ट का अलग अलग मतलब है। और उसी तरह कहते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो इकोनॉमिक नहीं होती, वो बहुत सारी पॉलिटिकल सिचुएशन और रिलीजियस नेचर से इफ़ेक्ट होती है। तो नेचुरली अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसी तरह क्या है कि देखो जो इकोनॉमिक्स है, अगर हम इसको आर्ट मानते हैं तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं अलग अलग अपनी फ्रेमिंग करेंगे। और उसी तरह क्या है कि इकोनॉमिक्स जो होती है कि यहाँ पे बेसिकली इमीडिएट उसका सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होती है। बट हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है साइंस भी है, आर्ट भी है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है ह्यूमन बींग्स की स्टडी करती है, इसके अंदर हम एनिमल्स और जो लाइफलेस मैटर होता है वो हम स्टडी नहीं करते। और इसी तरह हम रियल मैन को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक मैन को जो है स्टडी नहीं करते। इकोनॉमिक मैन जो होता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं एक एवरेज मैन की जो कि सोसाइटी के अंदर रहता है। और यहाँ पे जो लोग जो लॉर्ड रॉबिन्स है वो कहते हैं, मार्शल कहते हैं कि हम जो मैन स्टडी करते हैं वो सोसाइटी में रहता है। लॉर्ड रॉबिन्स कहते हैं कि हम उन लोगों को भी स्टडी करते हैं जो सोसाइटी से बाहर रहते हैं। और उसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही स्टडी करते हैं। और उसी तरह इकोनॉमिक जो है एक सोशल साइंस भी है, आर्ट भी है, और उसी तरह पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है। बट जो नॉर्म्स होते हैं वो इकोनॉमिस्ट के द्वारा सेट नहीं किए जाते, वो पॉलिटिशियन जो है या सोशल रिफॉर्मर के द्वारा जो है स्टडी रखे जाते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो इकोनॉमिक्स लॉज हैं चाहे वो साइंटिफिक होते हैं, बट वो जैसे नेचुरल साइंस होती है जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, उस तरह से वो नहीं होते। तो ये अर्थशास्त्र की जो है लिमिटेशन है।